आज हम पढ़ेंगे एस्फिक्सिया की वो टाइप्स जिनकी वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है। अब एस्फिक्सिया क्या होता है? एस्फिक्सिया होता है जब ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाती और हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में इंटरफेरेंस हो जाती है ऑक्सीजन के लंग्स तक पहुंचने में, और उसकी वजह से सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। जब मुश्किल होती है तो हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, कॉन्शियसनेस हमारी लॉस हो जाती है और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। सो दैट इज़ कॉल्ड एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया के अंदर ही एक और टर्म आती है ट्रॉमाटोलॉजी, जिसमें हम वाउंड्स को, इंजरीज़ को, किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई इंजरी हो जाती है या फिर वायलेंट पर्सन की वजह से कोई अटैक होता है और उसकी वजह से बॉडी पर किसी भी तरह की कोई इंजरीज़ आती हैं, सर्जिकल थेरेपी यूज़ हुई है, उसकी वजह से जो वाउंड्स हैं उनको स्टडी करना और किसी भी डैमेज को रिपेयर करना, इन सब को हम कहते हैं ट्रॉमाटोलॉजी। अब हम बात करते हैं एस्फिक्सिया की टाइप्स की। एस्फिक्सिया की यहाँ पर 5 टाइप्स हैं: सफोकेशन, स्ट्रैंगुलेशन, केमिकल एस्फिक्सिया, ड्रॉनिंग एंड ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। सफोकेशन को भी फर्दर 6 सब टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें आता है स्मदरिंग, चॉकिंग, मकिंग, इन्वायरमेंटल ट्रैप, बर्किंग एंड कैफे क्रॉनरी। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है स्ट्रैंगुलेशन, जिसमें एक मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन है, दूसरी है लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन। मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में थ्रॉटलिंग आता है और लिगेचर में आता है गैरेटिंग, मगिंग, बांस डोला, हैंगिंग। हैंगिंग के भी फर्दर 4 टाइप्स हैं, जिसको हम कहते हैं टिपिकल हैंगिंग, अटिपिकल हैंगिंग, पार्शियल हैंगिंग एंड कंप्लीट हैंगिंग। स्ट्रैंगुलेशन के बाद थर्ड टाइप है एस्फिक्सिया की, केमिकल एस्फिक्सिया, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स हैं जिसकी वजह से एस्फिक्सिया होता है और डेथ हो जाती है। देन द फोर्थ वन इज़ ड्रॉनिंग। 2 तरह की ड्रॉनिंग है, वेट वाटर ड्रॉनिंग एंड ड्राई ड्रॉनिंग। वेट को हम कहते हैं टिपिकल ड्रॉनिंग एंड ड्राई ड्रॉनिंग को कहते हैं अटिपिकल ड्रॉनिंग। वेट ड्रॉनिंग की फर्दर टाइप्स हैं प्राइमरी ड्रॉनिंग, सेकेंडरी ड्रॉनिंग, फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग एंड साल्ट वाटर ड्रॉनिंग। और उसके बाद आता है लास्ट में हमारी 5th टाइप एस्फिक्सिया की, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। अब हम देखते हैं इन एस्फिक्सिया की टाइप्स की डेफिनेशंस क्या हैं और इनकी क्या क्या रीजंस हो सकती हैं। तो फर्स्ट वन इज़ सफोकेशन। सफोकेशन में ऑक्सीजन हमारे ब्लड तक नहीं पहुंच पाती, और क्यों नहीं पहुंच पाती? फर्स्ट रीज़न है स्मदरिंग। स्मदरिंग में हमारे नोज़ या माउथ को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। ये हमारे एक्सटर्नल एयरवेज होते हैं रेस्पिरेटरी पैसेज के, जो कि माउथ एंड नोज़ हैं। अब यहाँ पर ये इसलिए ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाता है, इनको इसलिए ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि विक्टिम की कोई आवाज़ ना आए किसी भी तरह से, और उसको जिसकी वजह से पर्सन की अक्सर विक्टिम की डेथ हो जाती है। इसके अलावा और कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं स्मदरिंग की? इन्फेंट अगर मैट्रेस पे आपने फ्लोर बेडिंग की है, मैट्रेस पे सो रहा है, वो वहाँ से गिर के मैट्रेस और दीवार के दरमियान में जो जगह होती है वहाँ पर गिर जाता है, तो वहाँ पर उसका माउथ एंड नोज़ ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा और उससे इन्फेंट की डेथ हो सकती है। इसके अलावा अगर हम प्लास्टिक बैग्स अपने हेड पर रखते हैं और अब उसको नेक के अराउंड कवर कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, या डक टेप अपने नोज़ या माउथ के अराउंड लपेट देते हैं और अपने फेस को पिल्लू से कवर कर देते हैं, या फिर किसी छोटे बच्चे का मुंह अपने हाथ से दबा देते हैं ताकि उसकी आवाज़ ना आए, तो इसकी वजह से भी आपके एक्सटर्नल एयरवेज ब्लॉक हो जाते हैं और अनकॉन्शियसनेस हो सकती है या फिर डेथ हो सकती है। इसी तरह से अगर बच्चा सो रहा है, छोटा न्यूबॉर्न बेबी अपने पेरेंट्स के साथ सो रहा है और पेरेंट का बाजू या हाथ उसके माउथ या नोज़ पर आ जाता है ड्यूरिंग द स्लीप, तो फिर उससे भी स्मदरिंग हो सकती है और उस इन्फेंट की डेथ हो सकती है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्मदरिंग, जहाँ पे हमारे एक्सटर्नल एयरवेज ब्लॉक हो जाते हैं और उसकी वजह से या तो हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं या फिर डेथ हो जाती है। द नेक्स्ट वन इज़ चॉकिंग। चॉकिंग में हमारे इंटरनल एयरवेज होते हैं रेस्पिरेटरी पैसेज के, वो ब्लॉक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम खाना खा रहे हैं, इंटॉक्सिक एडल्ट है, कोई भी नशावर चीज़ खाई है और उसके बाद वो खाना खाते हैं, वो बहुत तेज़ी से खाना खाते हैं जिसकी वजह से खाना उनके गले में अटक जाता है। इसी तरह से ऐसे एल्डर्स जिनको न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, यहाँ पे बहुत छोटे बच्चे जो बहुत तेज़ी से खाना खाते हैं बिना सांस लिए और उसके दौरान बातें भी करते रहते हैं, तो उसकी वजह से खाना उनके एयरवेज में स्टक हो जाता है, एयरवेज में चला जाता है, जो कि वहाँ पे नहीं जाना, उनको जाना है अपनी फूड वे में, तो वो उसके बजाय एयर वे में चले जाते हैं और वहाँ पे स्टक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका सांस बंद हो जाता है। देन द नेक्स्ट एंड थर्ड वन इज़ गैगिंग। गैगिंग में होता है हम अपने माउथ में कपड़ा डाल देना या फिर अपने माउथ और नोज़ के अराउंड कपड़ा लपेट देना, या कोई भी इसी तरह का मटेरियल, या फिर अपने हेड के अराउंड लपेट देना, मतलब अपने एक्सटर्नल एयरवेज को ब्लॉक करना किसी कपड़े की मदद से, इसे हम कहते हैं गैगिंग। उसकी वजह से भी एक्सटर्नल एयरवेज ब्लॉक होते हैं और ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाती। द फोर्थ वन इज़ इन्वायरमेंटल ट्रैप। इन्वायरमेंटल ट्रैप में हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हमारे एटमॉस्फेयर में इनएडिक्वेट ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल ट्रैप होता है। इसकी एग्जांपल्स होती हैं जिस तरह किसी ज़िंदा बंदे को दफना दिया जाए, ज़मीन में गाड़ दिया जाए या दीवार में चुन दिया जाए,
तो ये है बरेड, इसमें हमारा इन्वायरमेंटल ट्रैप हो सकता है। इसके अलावा आपके इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की जगह कोई और गैस भर गई है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो गई है किसी और ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की सफोकेशन हो गई है, इन्वायरमेंट में सफोकेशन हो गई है, तो आपको सांस लेने में काफ़ी मुश्किल होगी। दैट इज़ आल्सो अ इन्वायरमेंटल ट्रैप। इसी तरह से आप किसी भी इनक्लोज्ड स्पेस में फंस जाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन के लैक की वजह से भी डेथ हो सकती है या बंदा अनकॉन्शियस हो सकता है। इसकी एक एग्जांपल है, जैसे बच्चा किसी रेफ्रिजरेटर में ट्रैप हो जाए, या फिर पेरेंट्स शॉपिंग करने गए हैं और बच्चों को गाड़ी में ही रख गए हैं और ब्लॉक कर गए हैं गाड़ी को अच्छी तरह से, तो वहाँ पर अगर आप ज़्यादा देर लगा देते हैं तो गाड़ी में ऑक्सीजन का लैक होने की वजह से बच्चों की डेथ हो जाती है, या बच्चे खेलते खेलते गाड़ी में छुप जाते हैं और उनके पास वो गाड़ी बाहर से लॉक हो जाती है, वो नहीं खोल पाते, तो उसकी वजह से भी इन्वायरमेंटल ट्रैप होता है और बच्चों की डेथ हो जाती है। द नेक्स्ट एंड फिफ्थ वन इज़ बर्किंग। जहाँ पर मर्डर अपने विक्टिम को इस तरह से मारता है कि वो उसकी बॉडी पर किसी तरह का कोई निशान नहीं छोड़ता या बहुत फ्यू मार्क्स उनकी बॉडी पर छोड़ देते हैं, इसको हम कहते हैं बर्किंग। एक वर्ड बर्किंग का मतलब है कि स्मदर करना या चेस्ट को कंप्रेस कर देना। दैट इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, जिसमें विक्टिम का मर्डर कर दिया जाता है उसके चेस्ट को कंप्रेस करके या फिर किसी और तरीके से, और इस तरह से मारा जाता है कि उसकी बॉडी पे कोई निशान नज़र नहीं आता या फिर बहुत फ्यू निशान होते हैं। इसकी एक बहुत ही एग्जैक्ट एग्जांपल है सीरियल किलर्स की। सीरियल किलर्स कुछ इस तरह से विक्टिम को किल करते हैं कि उनकी बॉडी पर कोई निशान नहीं छोड़ते, अगर छोड़ते भी हैं तो बहुत एक स्पेसिफिक निशान होता है। वो सीरीज़ में किल करते हैं और वो जिस सीरीज़ में किल करते हैं हर बंदे के पास एक स्पेसिफिक साइन मिलता है कि इस बंदे को इसी सीरियल के एक किलर ने मारा है और इनको मारने वाला एक ही बंदा है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं सीरियल किलर्स के नेम्स हैं। जॉन जैक, ये अंडरवेगर एक ऑस्ट्रेलियन सीरियल किलर है जिसने बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट्स को मर्डर किया मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, और उसको बाद में डायग्नोज हुआ कि इसे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, जिसको हम स्प्लिट पर्सनालिटी भी कहते हैं। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल है द बर्क एंड हेयर मर्डर्स, हु आल्सो एज द वेस्ट पोर्ट मर्डर। इसको भी ये भी पोर्ट मर्डर्स के नाम से जाना जाता है और इसका नाम है बुर्क एंड हेयर। आप इसको देख सकते हैं गूगल में सर्च करके कि ये किस तरह से विक्टिम्स को मारते थे दोनों, तो यू कैन सर्च देम आउट फ्रॉम द गूगल। द सिक्स्थ वन इज़ कैपेक्रॉनरी। एस्फिक्सिया डेथ यहाँ पर हो जाती है डाइनिंग के दौरान, क्योंकि इसमें चॉकिंग होती है और उस चॉकिंग की वजह से हमारा हार्ट अटैक होता है। अब हार्ट अटैक क्यों होता है? क्योंकि जब चॉकिंग हुई तो उससे हमारी वेगस नर्व, जिसको हम 10th क्रेनियल नर्व भी कहते हैं, वो इनहिबिट हो जाती है। जब वो इनहिबिट होती है और हमारे अपर एयरवेज ब्लॉक हो जाते हैं तो हार्ट अटैक हो जाता है। उस हार्ट अटैक की और चोकिंग और हार्ट अटैक और वेगस नर्व इनहिबिट की इन सारी सिचुएशंस को मिला के जो सिचुएशन बनती है जिसमें अपर एयरवेज ब्लॉक हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं कैपेक्रॉनरी। इसमें ज़्यादातर फूड मोस्टली स्टक होता है खाने में, या फिर अगर हम वोमिट कर रहे हैं तो वो हमारे गले में स्टक हो जाती है। द ब्लॉकेज काजेज चॉकिंग एंड मेक्स इज़ हार्ड टू ब्रीथ। जब इस तरह से चॉकिंग होगी तो हमें सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी और इस तरह की कैपेक्रॉनरी की कंडीशन काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग होती है, इससे पर्सन की डेथ हो सकती है। इसकी एग्जांपल कि किस तरह से खाना स्ट्रक होता है, चॉकिंग कैसे होती है। अगर हम चिकन खा रहे हैं, फ़िश बोन्स हैं या फिर किसी भी मीट के पीसीस हैं जिनको हम अच्छी तरह से प्रॉपरली चबा के नहीं खाएंगे तो वो हमारे गले में बहुत आसानी से स्ट्रक हो जाएंगे। पहले हमने बात की थी चॉकिंग में कि खाना आपके एयरवेज में स्टक हो जाता है, बट कैपेक्रॉनरी में आपके गले में स्टक हो जाता है बहुत आराम से। और अगर आप अल्कोहल पी रहे हैं या फिर आप खाने के दौरान बहुत तेज़ी से पानी पी रहे हैं और खाने को अच्छी तरह से चबा के नहीं खा रहे तो गले में स्टक होगा। गले में स्टक होगा तो वेगस नर्व इनहिबिट हो जाएगी। जब इनहिबिट होगी तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है और उस हार्ट अटैक की कंडीशन में ये सारी जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस आती हैं इनको हम कहते हैं कैपेक्रॉनरी। तो याद रखिएगा चॉकिंग में खाना आपके एयरवेज में जाता है और कैपेक्रॉनरी में आपके गले में स्टक होता है। अगर हम इसके सिम्टम्स को देखें कि चॉकिंग में कौन कौन सी सिम्टम्स इंक्लूड हैं तो इसमें हमें बात करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है या बात नहीं कर पाते। हमारी ब्रीथिंग काफ़ी हाई पिच हो जाती है, वीजिंग होती है और या फिर हम सांस बिल्कुल नहीं ले पाते। कफिंग काफ़ी फोर्सफुल होती है या फिर हम बिल्कुल नहीं कफ कर पाते। क्लचिंग होती है थ्रोट में और चेस्ट में, जिसकी वजह से हमारे मतलब ये साइंस होते हैं डिस्ट्रेस के कि हम बार बार अपने गले को पकड़ते हैं, हमारे चेस्ट पे हाथ रखते हैं और उसके बाद पेंटिंग मतलब अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। अगर आप ना बात कर पाएँ ना कफ कर पाएँ और डिस्ट्रेस के साइंस भी अपीयर होना शुरू हो जाएँ देन यू मे गो टू द अनकॉन्शियसनेस। ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है और हमारी नर्व्स स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती हैं और कुछ पर्सनस में ये काफ़ी लो भी हो जाती हैं।
उसके बाद हमारे पास आता है कैरोटिड साइनस। कैरोटिड साइनस की अगर हम बात करें तो ये हमारी वेगस नर्व में वो पॉइंट है जहाँ पर ऑक्सीजन की डेप्रीवेशन हो जाती है, एयर पैसेज जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेशन हो जाती है और हमारा ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है हमारी कैरोटिड आर्टरी में, जो कि हमारे ब्रेन या सेरेब्रल इस्कीमिया का फर्दर काज बनती है कि हमें ब्रेन में एनॉक्सिया हो सकता है, मतलब ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैरोटिड साइनस है, ये एक पॉइंट है जहाँ पर अगर एस्फिक्सिया की वजह से ये इनहिबिट हो जाए या यहाँ पर उसके बाद अब बात करते हैं कि ये वेगस नर्व है क्या। वेगस नर्व में एक पॉइंट है कैरोटिड साइनस, यहाँ पे आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा है दैट ये जो आपके पास लंबा पॉइंट है नर्व्स टाइप कुछ चीज़, इसको हम कहते हैं वेगस नर्व और इसके साथ ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं कैरोटिड साइनस। जब यहाँ पर ये मैकेनिज़्म होता है आपकी वेगस नर्व इनहिबिट होती है तो हमारे कैरोटिड साइनस की वर्किंग रुक जाती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें एस्फिक्सिया होता है जिसमें क्लासिकल ऑक्सीजन की डेप्रीवेशन हो जाती है हमारे एयर पैसेज में, एयर पैसेज हमारे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो जाता है, ब्लड प्रेशर ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाता है हमारी कैरोटिड आर्टरी में, जहाँ पर ब्लड फ्लो लो हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सेरेब्रल इस्कीमिया हो सकता है या और बहुत सारी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और उन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आपकी सडन डेथ हो सकती है। ये सारा किस वजह से होता है, वेगस इनहिबिशन की वजह से। जहाँ पे हमें कैरोटिड साइनस को स्टिमुलेट करना होता है, अगर हमें वेगस इनहिबिशन हुई है और हमें इसका पता लग गया है कि खांसी नहीं कर पा रहे, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है और बात नहीं कर पा रहे, देन यू हैव टू स्टिमुलेट द कैरोटिड साइनस। ये एक पॉइंट है, इसको किस तरह से स्टिमुलेट करेंगे इसको हम आगे चल के पढ़ते हैं। अगर हम इसको स्टिमुलेट नहीं कर पाते तो हमें कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है कार्डियक अरेस्ट स्ट्रैंगुलेशन में। जब हम नेक पर प्रेशर डालते हैं तो ये हमारा कैरोटिड साइनस ही एक पॉइंट होता है जिस पर प्रेशर आता है और उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है और पर्सन की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन की क्या टाइप्स हैं। सबसे पहले तो स्ट्रैंगुलेशन एक ऐसे एस्फिक्सिया की टाइप है जहाँ पर हमारा एक्सटर्नल प्रेशर नेक के अराउंड हम देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो जाते हैं और एयर वेसल्स भी कंप्रेस हो जाते हैं और ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। पहले हमने पढ़ा हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल एयर वेज में ऑक्सीजन का लैक होता है जिसकी वजह से डेथ होती है, जबकि स्ट्रैंगुलेशन में एक्सटर्नल प्रेशर दिया जाता है अराउंड द नेक जिसकी वजह से डेथ होती है। यहाँ पर हमारी एक यू शेप बोन होती है नेक के अराउंड, अगर इसको फ्रैक्चर कर दिया जाए तो उसकी वजह से 1/3 पर्सन जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है बाय द स्ट्रैंगुलेशन। अब हम स्ट्रैंगुलेशन की टाइप्स को देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ मैनुअल एंड सेकेंड इज़ द लिगेचर। फर्स्ट वन इज़ थ्रॉटलिंग और मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन। यहाँ पर हम किसी भी ह्यूमन की नेक को अपने हाथों या फिंगर्स की वजह से प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी कैरोटिड साइनस का जो स्ट्रक्चर है ये प्रेस हो जाता है और उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है, वेगस इनहिबिट हो जाती है वेगस नर्व, और ये वाली टाइप ज़्यादा कॉमन है, मींस मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू लिगेचर। तो जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो इंसान की डेथ हो जाती है, सो दैट इज़ कॉल्ड थ्रॉटलिंग और मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन। द नेक्स्ट वन इज़ लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट टाइप है गैरेटिंग। ये वाला मेथड ज़्यादातर लोनली प्लेसेस में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे कहीं ट्रैवलर्स को किल कर देते हैं, उनको लूट मार करके, और ये वाला मेथड ज़्यादातर पास में इंडिया में ज़्यादा यूज़ किया जाता था, जहाँ पे ट्रैवलर्स को लूट कर उनको मार दिया जाता था। ये वाला नाम कहाँ से आया, ये एक पैरेट था गैरेट, जिसको फर्स्ट टाइम इस मेथड के थ्रू स्ट्रैंगल किया गया था, तो उसी से इसका नाम रख दिया गया गैरेटिंग। यहाँ पर ज़्यादातर
स्ट्रैंगुलेशन हैंड हेल्ड होती है, जिसमें हम चेन की मदद से नेक पे प्रेशर डालते हैं, कोई रोप की वजह से, स्कार्फ, पीस ऑफ क्लॉथ, वायर और फिशिंग लाइन ज़्यादातर इसमें ये यूज़ की जाती है ताकि उस पर्सन को स्ट्रैंगल किया जा सके, उसकी पर्सन की नेक को टाइट किया जा सके। मतलब मैनुअल में हम हाथ से प्रेशर डाल रहे हैं और कैरेटिंग में हम चेन, रोप, स्कार्फ, कोई भी कपड़ा या कोई भी फिश लाइन या वायर टाइप यूज़ कर रहे हैं ताकि नेक को टाइट किया जा सके और उससे पर्सन की डेथ हो जाती है। अगर हम पास्ट में बात करें तो डबल लूप गैरेट एक टूल था जो यूज़ किया जाता था। ये एक डबल कॉइल ऑफ रोप, इसमें रोप की डबल कॉइल्स होती थी या फिर कॉर्ड होता था जिसको हम नेक के अराउंड ड्रॉप करते थे और विक्टिम के मतलब नेक के अराउंड हम उसको ऐसे लपेट देते थे और फिर पीछे से उसको इतना पुल करते थे कि उसकी बंदे की गर्दन उसमें फंस जाती थी और वो दम घुटने की वजह से उसकी डेथ हो जाती थी। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का एक डबल लूप गैरेट आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस सीट पर उसको बिठा देते थे और ये जो सिल्वर स्टील टाइप आपको कुछ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें पर्सन की गर्दन रख के और पीछे से इसके लीवर को ऐसे घुमाते थे और ये पर्सन की नेक के अराउंड टाइट होता जाता था और पर्सन की डेथ हो जाती थी। नेक्स्ट वन इज़ द मगिंग। मगिंग में क्या होता है, हम यहाँ पर नेक के अराउंड प्रेशर डालते हैं अपनी आर्म्स के थ्रू। मगिंग को हम आर्म्स लॉक भी कहते हैं। यहाँ पर अब प्रेशर डाला जाता है थ्रॉट पे अपनी आर्म्स के थ्रू, अपनी बाजू से गले को प्रेस कर देना या फिर अपनी एल्बो रख देना उनके गले पर, विक्टिम के गले पर, या फिर अपने फुट से प्रेशर डालना। सो दीज ऑल आर द काइंड्स ऑफ मगिंग। यहाँ पर एस्फिक्सिया की वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है और उसकी वजह बाद डेथ हो जाती है। द थर्ड वन इज़ बांस रोला। बांस रोला में स्ट्रैंगुलेशन विक्टिम्स को दो बैम्बूज के दरमियान में उसकी गर्दन को रख के कंप्रेस कर दिया जाता था और उस बैम्बूज को साइड से बांध दिया जाता था ताकि उसकी गर्दन पे अच्छा खासा प्रेशर आ जाए। मतलब एक बैम्बू गर्दन के सामने और एक गर्दन के पीछे, दोनों को रख के साइड से इसके एंड्स को बांध देना और उसको टाइट करते जाना उस गिराह को। उसके बाद पर्सन की डेथ हो जाती थी क्योंकि उनको एक काफ़ी सफिशेंट किस्म का प्रेशर मिलता था नेक पे, एयर पैसेज उससे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते थे और ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती थी जिसकी वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ बांस रोला लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन। फोर्थ वन इज़ हैंगिंग। हैंगिंग इज़ द फोर्स ऑफ स्ट्रैंगुलेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय द वेट ऑफ बॉडी टू टाइटन लिगेचर। लिगेचर को टाइट करने के लिए हम ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंगली उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं स्ट्रैंगुलेशन की। अभी टाइप्स ऑफ हैंगिंग की बात करें तो इसमें हमने देखी कि हमारे पास 4 टाइप्स हैं। सबसे पहली है टिपिकल हैंगिंग और अटिपिकल हैंगिंग। टिपिकल हैंगिंग में जो नोट होती है, जो गिरा बांधी जाती है, उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है। मतलब दोनों नेक के अराउंड बिल्कुल सिमेट्रिकल वे में उसका रस्से का एक निशान बनता है और उसकी गिरा आपके ऑसिपिटल रीजन या लोब के बिल्कुल ऊपर जाके बनती है। मतलब जो गिरा दी है वो उसका उस नोट का पॉइंट ऑसिपिटल लोब के ऊपर जाके बनता है। मतलब एक सिमेट्रिकल वे में आप हैंग होते हैं। दैट इज़ टिपिकल हैंगिंग, जो ज़्यादातर हमारे जुडिशियल सिस्टम में यूज़ की जाती है। दैट इज़ अ टिपिकल हैंगिंग। अटिपिकल हैंगिंग जब पर्सन खुद से गिरा को बांधता है और उसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहीं और जाके बनता है। मतलब ऑसिपिटल लोब के बजाय आपके नेक के अराउंड किसी भी एरिया में, कान के ऊपर या फिर गर्दन की साइड पर, तो दिस काइंड ऑफ नॉट, इसको हम कहते हैं अटिपिकल हैंगिंग। थर्ड टाइप इज़ पार्शियल हैंगिंग। पार्शियल हैंगिंग में हम कम्प्लीटली हैंग नहीं होते और हमारी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट जो है वो ग्राउंड से टच हो जाता है, हमारे फुट टच हो जाते हैं, या फिर अगर हमने फांसी लेने की कोशिश की है तो वो इतनी लूज़ होती है कि हम ज़मीन पर बैठ जाते हैं या अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं या फिर नीचे लेट जाते हैं। लाइक इतनी लूज़ हैंगिंग होती है, इसको हम कहते हैं पार्शियल हैंगिंग। हैंगिंग में हमें ये आइडिया नहीं होता कि हमारी बॉडी का वेट कितना है और हमें इस लूप को, स्ट्रैंगुलेशन को कितना ऊपर रखना है, इसकी हाइट क्या होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। तो उस वेट के अकॉर्डिंगली जब वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है तो पार्शियल हैंगिंग होती है और ज़्यादातर इस तरह के मेथड सुसाइड्स में यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे उनको ये पता नहीं होता कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग खुद को हैंग करना है। फोर्थ वन इज़ द कंप्लीट हैंगिंग। कंप्लीट हैंगिंग में क्या होता है, हमारी बॉडी कम्प्लीटली सस्पेंड होती है बाय अ लिगेचर और हमारी वो लिगेचर हमारे फुल बॉडी वेट को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंप्लीट हैंगिंग। यहाँ पर नोट फिक्स होती है और जो लूप होती है वो भी एक फिक्स नोट के साथ होती है। उसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे ऑसिपिटल लोब के ऊपर बनता है। कंप्लीट हैंगिंग 1973 से इसको हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी यूज़ किया जा रहा है। इसको और जब भी किसी विक्टिम को सज़ा सुनाई जाती है किसी मर्डर या रेप केस में, तो उसको सज़ा ये सुनाई जाती है हैंग टिल डेथ।
1973 से इसको फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि उससे पहले अगर पर्सन को हैंग किया जाता था तो उसका ड्यूरेशन 10 से 20 मिनट होता था, जिसमें पर्सन ज़्यादातर एक बंदा अनकॉन्शियस हो गया था, और जब उसको लेने पहुँचे उसकी बॉडी को नीचे, क्योंकि बॉडी को जब हैंग किया जाता है तो वो 2 मीटर नीचे जाके हैंग होती है। जब लीवर को प्रेस करते हैं तो उसके पाँव के नीचे से एक तख्ता होता है, वो सिरक जाता है, वो 2 मीटर नीचे गड़ा होता है, उसमें जाके वो लटक जाता है। तो जब वो हैंगिंग 10 से 20 मिनट थी, वो बंदा जस्ट अनकॉन्शियस हुआ था। जब उसकी बॉडी को नीचे लेने पहुँचे तो वो बंदा वहाँ से भाग चुका था। तो फिर उसके बाद 1973 से ये रूल बनाया गया कि पर्सन को अगर हैंग किया जाएगा तो हैंग टिल डेथ की सज़ा सुनाई जाती है, जिसमें पर्सन को ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तक हैंग करके रखा जाता है। सो दैट इज़ द कंप्लीट हैंगिंग। उसके बाद हम आते हैं केमिकल एस्फिक्सिया में। केमिकल एस्फिक्सिया में डेथ हो जाती है क्योंकि गैसेस हमारी ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रिवेंट कर देती हैं। हमारे सेलुलर लेवल में हमारे सेल्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उसकी जगह दूसरी गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं केमिकल एस्फिक्सिया। केमिकल एस्फिक्सिया में सबसे पहले हमारे पास आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बेरंग, बेबू और जहरीली गैस होती है। फिर आती है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड, ये एक आतिशगीर जहरीली गैस है। अगर ये गैस कहीं पर इन्वायरमेंट में मौजूद हो तो वहाँ पे आग लग सकती है या लगा दी जाती है। देन हमारे पास आती है साइनाइड, ये भी एक जहर है और गैस की फॉर्म में मिलता है। देन अमोनिया गैस है। अमोनिया गैस की बहुत ही नागवार और तेज़ बू होती है और ये नाक और आँखों पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। देन क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस एक रंग का टाइप होता है, इसका रंग थोड़ा सा येलोइश होता है और ये जरासीम कुश गैस भी होती है, जिसको ह्यूमंस को हम मारने के लिए मोस्टली यूज़ कर लेते हैं। देन केमिकल वेपन्स, हम सबको पता है कि केमिकल वेपन्स कौन से होते हैं। देन मीथेन पॉइजनिंग है। मीथेन ये भी एक कुदरती गैस होती है, दलदली गैस होती है और आतिशगीर गैस भी होती है। अगर दलदल में घुसने की वजह से डेथ होती है, दलदल में गिरने की वजह से डेथ होती है, तो वहाँ पे मीथेन गैस होती है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जगह चली जाती है हमारे सेल्स के अंदर, उसकी वजह से डेथ हो जाती है। इसके अलावा सीवरेज गैसेस, सिवरल मैंस की ज़्यादातर डेथ अगर होती हैं तो वो सीवरेज गैसेस की वजह से होती हैं। इसके अलावा सुई गैस, एज वी ऑल नो। सुई गैस क्या है? हमारे घरों में जो गैस होती है, अगर वो अनअटेंडेड छोड़ दी जाए और उस वजह से चलता छोड़ दिया जाए और वहाँ पे कोई आग जला दे तो उसकी वजह से डेथ हो जाती है। अगर आग ना भी जलाएं तो वो सुई गैस आज खुद एक डेथ का बाइस बन जाती है। उसके बाद हम आते हैं ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया में। ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया में बहुत ही हैवी लोड डाला जाता है हमारे चेस्ट के ऊपर और इसकी वजह से हमारा चेस्ट बिल्कुल क्रश हो जाता है। उस प्रेशर की वजह से, उस एक्सटर्नल कंप्रेशन की वजह से हमारा चेस्ट बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बुरी तरह से कंप्रेस हो जाता है और उसकी वजह से नॉर्मल रेस्पिरेशन काफ़ी हद तक प्रिवेंट हो जाती है। सो हियर यू कैन सी दैट इज़ द हेड, थोरैक्स और ये एब्डोमेन। थोरैक्स प्रेस जब होता है तो ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया हो जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन ब्लॉक हो जाती है। अब इसकी एग्जांपल्स हैं व्हीकल कोलैप्सिंग ऑन इंडिविजुअल्स वर्किंग अंडर कार। अगर कोई बंदा कार के नीचे काम कर रहा है और व्हीकल्स आपस में कोलैप्स कर जाती हैं तो वहाँ पर बंदे के थोरैक्स पर प्रेशर आएगा, वो क्रश हो जाएगा और पर्सन की डेथ हो जाएगी। सो दैट इज़ द ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एस्फिक्सिया इज़ ड्रोनिंग। ड्रोनिंग में हम ज़ेरे आब आ जाते हैं किसी भी पानी में या किसी लिक्विड में, उसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाते और उस सांस ना लेने की वजह से डेथ हो जाती है। दैट इज़ ड्रोनिंग। तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेट ड्रोनिंग, जिसको हम टिपिकल ड्रोनिंग भी कहते हैं। यहाँ पर फ्रेश वाटर या साल्ट या सी वाटर हम इनहेल कर लेते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी पैसेजेस में ये वाटर एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जब वेट वाटर ड्रोनिंग होती है तो यहाँ पर हमारे लंग्स एसोसिएट होते हैं, इसके साथ हमारे लंग्स में पानी चला जाता है और इसकी वजह से प्राइमरी या सेकेंडरी वेट ड्रोनिंग हो सकती है। प्राइमरी ड्रोनिंग क्या होता है? पर्सन डाइज इमीडिएटली आफ्टर ड्रोनिंग। ड्रोनिंग के फ़ौरन बाद पर्सन की डेथ हो जाना, दैट इज़ प्राइमरी ड्रोनिंग। सेकेंडरी ड्रोनिंग में पर्सन इस इनिशियल ड्रोनिंग से तो बच जाता है, लेकिन बाद में उसकी डेथ हो जाती है। वो डेथ क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट के दौरान जब कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो वहाँ पे डेथ हो जाती है। सो प्राइमरी में फ़ौरन डेथ हो रही है, सेकेंडरी में हम फ़ौरन डेथ नहीं हो रही, ड्रोनिंग से हमें बाहर निकाल लिया गया है, सिचुएशन से हम बाहर आ गए हैं, बट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट हमारी डेथ हो जाती है।
फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग और साल्ट वाटर ड्रॉनिंग में क्या फ़र्क होता है? फ्रेश वाटर हम सबको पता है जैसे नहर का, दरिया का पानी या फिर कोई भी फ्रेश वाटर। साल्ट वाटर में हमारे पास समंदर का पानी होता है जो कि काफ़ी साल्टी होता है, या कोई और एरिया जहाँ पे वाटर साल्टी है। सो फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग में सबसे पहले आता है हमारे पास हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक फ्रेश वाटर में होता है और साल्ट वाटर में आपके पास होती है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में ऑस्मेटिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से मसल टोन भी रिड्यूस हो जाती है, जबकि हाइपरटोनिक में आपकी ऑस्मेटिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है और मसल टोन भी एबनॉर्मली इंक्रीज़ हो जाती है। द नेक्स्ट वन इज़ हाइपरवोलीमिया। हाइपरवोलीमिया में हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो एबनॉर्मली इंक्रीज़ हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, और हाइपोवोलीमिया में यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन एबनॉर्मली डिक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद आते हैं हीमोडाइल्यूशन। हीमोडाइल्यूशन में हम सबको पता है कि हमारा जो ब्लड सेल्स हैं इनमें दो ब्लड सेल्स होते हैं और इसमें प्लाज्मा भी होता है, दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, और एक प्लाज्मा होता है जो कि फ्लूइड पार्ट होता है हमारे ब्लड का। हीमोडाइल्यूशन में अब होता ये है कि हमारे रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा जो कि हमारे ब्लड का एक फ्लूइड पार्ट है। जब ये रेड ब्लड सेल्स काफ़ी कम हो जाते हैं तो हमारा ब्लड काफ़ी ज़्यादा थिन हो जाता है, और हाइपर हीमो कंसनट्रेशन में हमारा रेड ब्लड सेल्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा। जब हीमोडाइलेशन होती है तो उसके बाद हेमोलाइसिस। रेड ब्लड सेल्स क्योंकि ऑलरेडी कम है, अगर कम है तो वहाँ पर अब वो ब्रेक हो जाते हैं। जब रेड ब्लड सेल्स जहाँ पे ब्रेक होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं रेड ब्लड सेल्स, तो वहाँ से हेमोग्लोबिन आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाता है। और साल्ट वाटर में क्या होता है? क्रीनेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो लिक्विड जो वाटर होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। हाइपरटोनिक कंडीशन को जब हम फेस करते हैं तो उसके बाद ये रेड ब्लड सेल्स की क्रीनेशन होती है। यहाँ पर जब इसके अंदर से वाटर रिड्यूस हो जाता है तो इसकी जो सरफेस होती है रेड ब्लड सेल्स की वो काफ़ी स्मूथ होती है, लेकिन जब वहाँ से वाटर रिड्यूस होता है तो उसकी सरफेस के ऊपर नोचेस बन जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे नोचेस बन जाते हैं, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह आप एक पत्ता देखें या शेल्फ देखें तो उसकी साइडें बहुत हमवार नहीं होती, नोचेस होते हैं उनकी साइड्स पे, उनके आउटर एजेस के ऊपर। तो बिल्कुल उसी तरह से रेड ब्लड सेल्स के आउटर एजेस पे नोचेस बन जाते हैं। जिस तरह से कोई चीज़ ड्राई होने के बाद कुछ अजीब सी शक्ल बना लेती है, बिल्कुल इसी तरह रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि वहाँ पे अब पानी नहीं रहता। सो इन सारी कंडीशंस की वजह से जहाँ पर आपकी मसल्स टोन रिड्यूस हो रही है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली इंक्रीज़ हो रहा है, आपका ब्लड थिन हो रहा है, हेमोलाइसिस हो रहा है, मतलब रेड ब्लड सेल्स ब्रेक हो जाते हैं, तो इन सब के होने की वजह से आपको सेरेब्रल एनोक्सिया होता है, मतलब आपके ब्रेन तक एक सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती और 4 से 5 मिनट के अंदर पर्सन की डेथ हो जाती है। जबकि साल्ट वाटर ड्रॉनिंग में हमारी मसल टोन काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी डिक्रीज़ हो जाता है। हीमो कंसनट्रेशन होती है जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा, और हमारा ब्लड जो है वो काफ़ी थिन हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो वाटर की कंसनट्रेशन है वो काफ़ी कम हो जाती है, इसके साइड पर नोचेस बन जाते हैं, और उसकी वजह से आपको होता है मायोकार्डियल एनोक्सिया, मतलब आपके हार्ट तक ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक होता है और आपकी डेथ हो जाती है विद इन 8 to 12 मिनट्स। जस्ट 8 से 12 मिनट लगते हैं और उसमें आपकी डेथ हो जाती है। सो अगर हम इन कंडीशन से पर्सन को बचा भी लेते हैं, इस इनिशियल ड्रॉनिंग से बचा लेते हैं, तो उनकी बॉडी में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी होती हैं इन सब कंडीशंस की वजह से कि उसको ड्यूरिंग ट्रीटमेंट बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, और पर्सन की डेथ हो जाती है, जिसको हम सेकेंडरी ड्रॉनिंग कह रहे हैं। इसके बाद आता है जी ड्राई ड्रॉनिंग, जिसको हम आर्टिफिकल ड्रॉनिंग भी कहते हैं। इसमें लिक्विड जस्ट हमारे एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी पैसेज जिसको हम कहते हैं, हमारा माउथ, हमारा नोज़, जस्ट इन पैसेजेस में ही पहुंचता है कि हमारी वेगस नर्व, 10th क्रेनियल नर्व जो है वो इनहिबिट हो जाती है और उसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है और सडन डेथ हो जाती है, हालांकि वो लिक्विड हमारे लंग्स तक अभी नहीं पहुंचा होता। तो इसमें अगर ये डेथ होती है तो ये क्यों होती है, इसकी रीज़न्स देखते हैं। इसकी रीज़न्स देखें तो जैसे पहले बताया, वेगस नर्व इनहिबिट हो जाती है जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है और सडन डेथ हो जाती है, या फिर लेरिंजियल स्पाज्म, मतलब हमारा लेरिंग्स होता है, हमारा वॉइस बॉक्स, वहाँ पर वाटर एंटर हो जाता है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है ड्यू टू एस्फिक्सिया। और अगर हम वहाँ पे पानी देखेंगे कितना पानी उस पैसेज में जाता है, उस एयर पैसेज में, तो आपको जस्ट थोड़े से ड्रॉप्स मिलेंगे पानी के,
इसके अलावा थर्ड है हमारे पास सबमर्शन ऑफ अनकॉन्शियस शैलो वाटर ड्रॉनिंग, मतलब शैलो वाटर होता है एक बस फ्यू इंचेस ही पानी है और उसके अंदर अगर आपका माउथ या एक्सटर्नल एयर पैसेज उसमें आपके ड्रॉन हो जाते हैं तो उसकी वजह से डेथ हो जाती है। ये बिल्कुल शैलो वाटर ड्रॉनिंग उन लोगों के साथ भी ये कंडीशन हो सकती है जो अपने सांस को बंद करके स्विमिंग करते हैं, मतलब नाक को बंद किया, अपने सांस को होल्ड किया और उन्होंने जंप किया वाटर में और दरमियान में अचानक से उन्होंने सांस लिया तो वो थोड़ा सा वाटर उनकी एक्सटर्नल एयर पैसेज में या रेस्पिरेटरी पैसेज में एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से वेगस नर्व इनहिबिट हो सकती है या फिर उनके वॉइस बॉक्स में जा सकता है और ये इस तरह की ड्रॉनिंग को हम कहते हैं शैलो वाटर ड्रॉनिंग। मोस्टली लोग जो शैलो वाटर ड्रॉनिंग की वजह से जिनकी डेथ होती है उनमें ज़्यादातर अल्कोहलिक्स होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, या फिर एपिलेप्टिक्स होते हैं, या फिर कोई ड्रग्ड पर्सन होते हैं, या फिर अगर कोई बंदे को हार्ट डिजीज़ हैं, कोई हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, या फिर उसको हेड इंजरी है जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो इस तरह के पर्सनस में ज़्यादा चांसेस हैं कि वो शैलो वाटर ड्रॉनिंग की वजह से उनकी डेथ हो सकती है या फिर वो अनकॉन्शियस हो सकते हैं। बट ज़्यादातर शैलो वाटर ड्रॉनिंग से लोग बचते नहीं हैं, उनकी सडन डेथ हो जाती है विद इन मिनट। इसके अलावा जब इस वेट ड्रॉनिंग के थ्रू पानी हमारे एक्सटर्नल एयर पैसेज में या रेस्पिरेटरी पैसेज में एंटर होता है तो हमारे वोकल कॉर्ड यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब बच्चा पानी पीता है तो पानी उसकी नेज़ल कैविटी में चला जाता है और या फिर उनके गले में या नाक में अटक जाता है तो बच्चे को कफिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे उनके वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। अगर वो ओपन ना हों तो भी बच्चे की डेथ हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पानी को ठहर ठहर के पिएँ और सांस ले ले के पिएँ। उस पानी पीने में जल्दी ना करें क्योंकि जस्ट एक पानी पीना भी आपकी ड्राई ड्रॉनिंग का सबब बन सकता है, जिसको हम अटिपिकल ड्रॉनिंग भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि वेगस नर्व अगर इनहिबिट हो जाती है तो हम उसको किस तरह से स्टिमुलेट कर सकते हैं कि हम किसी बंदे की जान बचा सकें। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम अगर प्रेशर डालें तो हम इस वेगस नर्व को इसको एग्जिबिट कर सकते हैं, इसकी इनहिबिशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले प्रेशर ऑन आई बॉल्स। हमारी जो आई बॉल्स हैं, आई बॉल्स के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है। हमारी आईज जहाँ से स्टार्ट होती हैं, हमारे नोज़ का जो पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर आपको काफ़ी प्रेशर डालना है अपने फिंगर्स के थ्रू। उसकी वजह से आपकी वेगस नर्व काफ़ी हद तक स्टिमुलेट हो जाती है। अगर कोई पर्सन अनकॉन्शियस है, अचानक बेहोश हो जाता है तो ये वाला पॉइंट काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है अगर हम इस पॉइंट पर प्रेशर डालें तो। इसके अलावा ठंडा पानी आंखों पर डालना, जैसे बंदा अनकॉन्शियस होता है हम उसको पानी के छींटे डालते हैं, उसकी निस्बत अगर आप कोल्ड वाटर के छींटे डालेंगे, ठंडे पानी के छींटे, तो उसकी वेगस नर्व जल्दी स्टिमुलेट हो जाएगी और वह जल्दी कॉन्शियस लेवल में आ जाएंगे। देन एंट्री ऑफ लिक्विड इनटू नेज़ल कैविटी एंड स्मार्ट ब्लो ओवर द चेस्ट। ये अब मेडिकल बुक्स में इसको डिलीट कर दिया गया है क्योंकि अगर इसको नॉर्मल पर्सन इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उससे उसका गलत यूज़ से पर्सन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में चला जाता है बजाय इसके कि वो ठीक हो जाए। सो इसको इन दोनों पॉइंट्स को मेडिकल बुक से डिलीट कर दिया गया है। अगर आपको कोई मशवरा देता है कि आप ऐसा काम करें सो प्लीज़ डोंट डू दैट। पॉइंट नंबर 3 और 4 को आप यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्राइक ओवर द एपिगैस्ट्रियम। एपिगैस्ट्रियम आपके चेस्ट और आपके एब्डोमेन के दरमियान की एक स्पेस होती है, आप वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्राइक करें हल्के हाथों से, उससे भी वेगस नर्व इनहिबिट स्टिमुलेट हो जाती है। देन नंबर 6 ट्रॉमा ओवर द टेस्टिस ओवर मेल्स की टेस्टिस पे अगर हम थोड़ा ट्रॉमा दें, उस पर थोड़ा प्रेशर डालें तो उससे भी वेगस नर्व इनहिबिट स्टिमुलेट हो सकती है। देन नंबर 7 स्लाइडिंग ऑफ वेट हैंड्स ओवर द नेक। आप नेक के अराउंड जहाँ पे मैंने आपको कैरेटर साइनस का पॉइंट दिखाया वहाँ पर आपको अपने गीले हाथों से थोड़ा स्लाइडिंग वे में नेक पे मूव करना है, स्लाइडिंग करनी है वेट हैंड्स की, उससे भी आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाएगी। सो दीज आर द पॉइंट्स कि अगर आपकी वेगस नर्व किसी वजह से इनहिबिट हो जाती है और आपके सामने वो पर्सन है तो आप उसको कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए इन पॉइंट्स के थ्रू उसकी वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर सकते हैं। हो सकता है उस विक्टिम की या उस पर्सन की जान बच जाए। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप ऑल इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और इफ़ यू थिंक दैट आई टोल्ड एनीथिंग रॉन्ग देन यू मे राइट इन द कमेंट्स बिलो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।